मोदी ही आपका एमपी है, मोदी ही आपका पीएम है। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। काशी में तीसरी बार, अब की बार 400 पार। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भव्यता के साथ अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वो काशी जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना मैं आया हूं ना भेजा गया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, वही काशी 10 सालों से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को भी चुनती रही, अपने सांसद के रूप में भी चुनती रही। वही काशी जहां पर मां गंगा ने, प्रधानमंत्री का कहना है कि 10 सालों में उन्हें गोद ले लिया है, उसी काशी से नामांकन का हैट्रिक लगा दिया है प्रधानमंत्री ने। और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि ये केवल नामांकन का हैट्रिक नहीं है, ये तो जीत के हैट्रिक की पहली सीढ़ी है, क्योंकि काशी में अगर तीसरी बार है तो अब की बार 400 पार निश्चित हो चुका है। उधर विपक्ष है जो ये कह रहा है कि किसी भी इवेंट को ग्रैंड बना देने से रिजल्ट ग्रैंड नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरीके से, जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस हौसले के साथ, जिस बुलंदी पर काशी को न केवल पहुंचाया गया, उसकी सांस्कृतिक जो विरासत है उसमें आधुनिकता को समावेशित करके एक बड़ा विकास प्रस्तुत किया गया, विकास की तस्वीर प्रस्तुत की गई, उसके बाद ही बार बार यह कहा जा रहा है कि इसे ही मोदी की गारंटी कहते हैं। जो कहा वो करके दिखाया, और इसी का बड़ा परिणाम होगा कि जनता विश्वास करेगी मोदी पर, और इस बार 400 पार होकर रहेगा। अब होगा या नहीं होगा, इसके लिए तो 4 जून का इंतजार करेंगे, लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से काशी से ताल ठोक दी है, वो अपने आप में बहुत बड़ा संकेत और संदेश दे रहा है। आइए जरा जल्दी से आपको दिन भर की, जो कल से, दरअसल कल से ही शुरुआत होती है, जब पहले भव्य रोड शो किया जाता है और उसके बाद आज दिन भर की प्रक्रिया को समेटते हुए, तस्वीरों में समेटते हुए हमने इस दिन विशेष को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आइए जल्दी से स्क्रीन पर लेके आइए वो तमाम तस्वीरें। इन 8 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन का जो सिलसिला है, जिसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए, जिसे कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का ये शक्ति प्रदर्शन होगा, उसे प्रेम प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित करने की जो कोशिश थी बीजेपी की, वो पूरी होती हुई नजर आई। पहले महामना की मूर्ति पर माल्यार्पण, और फिर एक भव्य रोड शो जहां पर पूरी सड़कें काशी की सिर्फ और सिर्फ नमो नमो के नारे से गुंजायमान थी। इसके बाद आज की सुबह शुरुआत होती है काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ। बाबा का आशीर्वाद लिया, फिर मां गंगा की आरती की, उनका आशीर्वाद लिया, क्रूज पर यात्रा भी की। साथ ही साथ कहते हैं ना, काशी की कोतवाल को याद किए बिना संपूर्ण जो तस्वीर जो है वो संपूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए काशी के कोतवाल का दर्शन पूजन और फिर नामांकन के लिए पहुंचकर बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा होना, और इसके बाद खास तौर से जो तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे उनके साथ मेल मुलाकात, वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करके न केवल 400 पार को धरातल पर कैसे उतारा जाए इसका मूल मंत्र, बल्कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर कब्जा कैसे किया जाए, कमल कैसे खिलाया जाए, इसे लेकर भी विशेष मंथन हुआ। इसके साथ ही साथ जब हम इन 8 तस्वीरों को समेटते हैं तो उन 4 तस्वीरों को भी अब सामने रखना जरूरी है, जो प्रधानमंत्री के आज के दिन को विशेष बताती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष बताती है। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने नामांकन किया था, लेकिन उनके नामांकन में वो संवाद नजर नहीं आ रहा था, वो संदेश नजर नहीं आ रहा था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज के नामांकन में नजर आया। अपने आप को हमेशा से ईश्वर से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री आगे आते रहे हैं, और आज भी, क्योंकि उनके जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था आज शुभ मुहूर्त में नामांकन किया, लेकिन उससे पहले मां गंगा की आरती की, पूजन अर्चन किया, और आप देख सकते हैं कि वहां पर जो लोग उपस्थित थे उनका अभिवादन पुनः स्वीकार करते हुए, काशी के कोतवाल का दर्शन करते हुए, और फिर नामांकन की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। नामांकन करने के लिए जब वो पहुंचते हैं, जरा उन तस्वीरों को लेकर आइए, नामांकन करने के लिए जब वो पहुंचते हैं तो उस वक्त की तस्वीरें भी अपने आप में बहुत बड़े संकेत देती है। नामांकन में खास तौर से उस प्रक्रिया का पालन किया जाता है जो
जरूरी है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि प्रक्रियाओं पर भी सवाल खड़े किए गए विपक्ष की तरफ से, लेकिन देश का नेतृत्व ऐसे हाथों में है जो एक एक प्रक्रिया को जानते समझते हैं। यही वजह रही कि नामांकन के पहले जो सिलसिला शुरू हुआ प्रक्रिया का, वो पूर्ण करते हुए प्रधानमंत्री अपने 4 प्रस्तावकों के साथ आज नामांकन पूरा करते हैं और फिर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आइए इन्हीं तस्वीरों के साथ अब हमने दिन भर जो काशी में भव्यता नजर आई, प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन को ग्रैंड बनाने की तैयारी आज से ही नहीं बल्कि बीते 15 दिनों से चल रही थी। आज तो इसका रिजल्ट देखने को मिला। अब ये कहा जा रहा है कि काशी में क्योंकि तीसरी बार है इसलिए अब की बार 400 पार होने वाला है। दम ज्यादा है दावों में बीजेपी के, लेकिन उन्हीं दावों का की हवा निकालते हुए विपक्ष भी नजर आती है जब बड़े आरोप लगते हैं। यानी बयानों के तीर भी आज के दिन चलते रहे। जल्दी से आज के बयान तीरों पर एक नजर और फिर उसके बाद आज के अतिथियों से कराती हूं आपका परिचय। खुशी का दिन है, सौभाग्य का दिन है कि जिन्होंने इस देश में लोकशाही को मजबूत किया, देश को दुनिया में नाम इसका रोशन किया, भोपाल कृष्णा दुनिया में इस भारत को महासत्ता बनाने का जो संकल्प किया है, इस आज उनका नॉमिनेशन हम कर रहे हैं जो दुनिया में नंबर 1 के मामले में न्यूज़ बनाने का इवेंट करते रहे, लेकिन क्या काम किया 10 साल का कोई हिसाब नहीं दिया। आगे 5 साल क्या करेंगे इसका कोई हिसाब नहीं दिया। रोड शो कर रहे हैं, रोड पर जो है लोड डाल दे रहे हैं बेरोजगारी का, तानाशाही का, झूठ का, जुमलों का। जनता जवाब देगी। भारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इस समय 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। वी आर ऑल्सो द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सो व्हाट यू आर सीइंग हियर इज अ फेस्टिवल। जो आज उत्साह है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना नॉमिनेशन पेपर भरा है और तीसरी जो हमारी टर्म आने वाली है 4 जून को जो आंकड़े आएंगे, यू आर सीइंग द बिगिनिंग्स ऑफ दैट। वो करते रहेंगे, पर बिल्कुल साफ हो गया है लोकसभा के चुनाव में वो तो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है। अभी 4 तारीख को उनको अलविदा कहेंगे, पद छोड़ेंगे वो, क्योंकि उनको जनादेश मिलने वाला नहीं है। 379 सीटों में चुनाव हो चुके हैं 4 चरणों में। ऐसा देखा जाए 2 चरणों के बाद ही साफ हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में और पश्चिम भारत में बीजेपी है। तो ऐसे में बटा हुआ विपक्ष और एनडीए की एकता यह हम लोग के विश्वास को बढ़ाती है। और खास तौर पर आज जब हम लोग प्रधानमंत्री जी के नामांकन में, मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी का नामांकन के बाद जो परिणाम आएंगे वो एक ऐतिहासिक परिणाम होंगे। इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रधानमंत्री जी जीत कर यहाँ से बनाएंगे, ये हम सबका विश्वास है। क्योंकि पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, सब संसाधन लगा रहे हैं और खूब सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। जो इंजन है ना दोनों सिंगल डबल, वो सब लगे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा। कोई लोग मन बना चुके हैं और ये जाति धर्म बिरादरी से ऊपर उठ गया चुनाव। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मां गंगा के वो पूजन करके, कल भगवान विश्वनाथ का पूजन करके आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आज का दिन है, जहां बनारस के लोगों के लिए भी और देशवासियों के लिए भी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का जो संकल्प है वो केवल नारा नहीं है, वो संकल्प है, वो संकल्प। और इधर में जब झांसी आया हूँ, दिल्ली वालों की बड़ी होर्डिंग मैंने देखी, दिल्ली वालों की जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, दिल्ली वाले, उनका एक इंजन पहले से गायब है। मैं पीएम नहीं, एमपी हूं। कोडरमा आपका एमपी है, मोदी ही आपका पीएम है। मोदी जी तो अपनी दुनिया में रह रहे हैं, कट गए हैं आपसे। वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी। कल भी रोड शो किया उन्होंने, बड़ी गाड़ी में खड़े हो गए, इतने ऊंचे कि हाथ भी नहीं पहुँचता वहाँ। और हाथ तो वो तो छोड़िए, जनता उधर है, इतने सुरक्षाकर्मी इधर, इतने उधर, और बीच में चल रहे खड़े हैं ऐसे, तो हाथ चला रहे। और क्या मालूम कि आपके
तो भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज है, लेकिन विपक्ष है जो ये मानने को तैयार नहीं है कि जो दावे किए जा रहे हैं 400 पार के, ये दावे पूरी तरीके से खोखले हैं। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि यहां पर अगर 150 भी आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन क्या वाकई जो दावे भारतीय जनता पार्टी के साथ की तरफ से किए जा रहे हैं, या जो दम काशी में देखने को मिला है, जो भव्य नजारा काशी में देखने को मिला है, उसका बड़ा संदेश, देशव्यापी संदेश पहुंच चुका है जनादेश के लिए। आइए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज के मेहमानों से मैं आपका परिचय कराती हूं। स्क्रीन पर सबको आप देख रहे हैं। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अश्वनी शाही साहब, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मलिक जावेद अंसारी साहब है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी, और जाने वाले पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी इस पैनल का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ आज के रण क्षेत्र की शुरुआत जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। बट व्यूअर्स, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये जो मौका है वो आपके लिए जरूरी है, जनादेश के लिए जरूरी है, समझने के लिए जरूरी है। इसलिए छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तो काशी में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि ये जीत की हैट्रिक लग गई है। ये केवल नामांकन की हैट्रिक नहीं, ये तो जीत की हैट्रिक है। अब जीत होगी, क्या होगा, ये 4 जून का इंतजार जरूर करना चाहिए था, लेकिन बात निकल रही है तो दूर तलक जा रही है। अश्वनी शाही साहब, आपके पास सीधे आते हुए, ग्रैंड इवेंट बना दिया गया नॉमिनेशन को, और केवल ग्रैंड नहीं था, जो तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही थी, लोग उसे शक्ति प्रदर्शन कह रहे हैं, लेकिन वहां पर स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद सब कुछ नजर आ रहा था। विपक्ष कह रहा है कि इवेंट को ग्रैंड बनाने से रिजल्ट ग्रैंड नहीं होने वाला। शाही साहब, देखिए, 2 चुनाव में तो ग्रैंड रिजल्ट ही रहा, और विपक्ष जो है धूल धूसरित रहा है। तो विपक्ष अभी नीचे से निकल कर आने की कोशिश कर रहा है। उस ग्रैंड इवेंट के पीछे वो लोग नहीं दिखे जो मस्जिदों के ऊपर से हाथ हिला रहे थे, और ये जो तथाकथित इंडी अलायंस के लोग हैं जो खाई खोदने का काम करते हैं, उन लोगों के छाती पर सांप तो लौटेगा ही लौटेगा। वो लोग नहीं दिखे जो अपने छतों से आरती उतार रहे थे। आरती तो देवताओं की उतारी जाती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, लोगों ने अपना आराध्य तो मान ही लिया है उनको। किस तरीके से लोगों की मनोभावों को समझिए कि वाराणसी के लोग आरती उतारते हुए वाराणसी का वो विहंगम दृश्य, और उस विहंगम दृश्य का मतलब वही नहीं रुकता है, उसके अगल बगल मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश की 40 से 50 सीटों तक उसका असर जाता है। वो जो थप्पड़ की गूंज एक फिल्म का डायलॉग था, तो कल उसकी गूंज, उस रैली की, उस रोड शो की जो गूंज है, उससे इंडी अलायंस हिल चुका है। तो ये तो उसको कंडम करेंगे ही करेंगे, इनको करना है। अब देखिए कल की बात, आज देखिए जो प्रस्तावक थे माननीय प्रधानमंत्री जी के, सबका साथ सबका विकास, पटेल भी थे, कुशवाहा भी थे, सोनकर भी थे, और पंडित शास्त्री भी थे। तो सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी सबको लेकर चल रहे हैं। लेकिन वहां पर जब रायबरेली से पर्चा भरा जा रहा था, तो वहां कौन था? माँ, बेटी, बेटा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीछे कहीं बैठे हुए। तो ये अंतर है दोनों में, इनको लोग खोजे नहीं मिल रहे हैं। भाई इनके यहां भी तो आए थे, और रमन्ना साहब आए थे, सिद्धारमैया साहब आए थे, तो इन लोगों ने अपने आप को इवेंट नहीं माना, और प्रधानमंत्री जी की चीजों को इवेंट मान लिया। प्रधानमंत्री जी ने जो पर्चा भरा, ठीक है, उसकी गूंज से पूरा इंडी अलायंस पूरे देश का थरथरा गया है, डगमगा गया है। और 400 पार का जो नारा है, वो चरितार्थ यहीं से हो रहा है। ठीक है, और आप ये लोग देखेंगे आगे धूल धूसरित होते हुए नजर। ठीक है मलिक साहब, 400 पार का नारा ही नारा की नहीं है, दरअसल ये वो सच्चाई है जो बार बार दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, और काशी में जो भव्यता दिखाई दी, ये इसका बड़ा संदेश देती है। इवेंट ग्रैंड बनाया गया, ये कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से। रिजल्ट ग्रैंड होगा या नहीं इसका इंतजार करते हैं, लेकिन इवेंट ग्रैंड तो आप लोगों ने भी बनाने का प्रयास किया था। रायबरेली में भी इसी तरह से भव्यता दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिसिंग वहां पर पॉइंट था, वो कनेक्शन का था, कनेक्टिविटी का था, संवाद का था।
यही तो नहीं चूक रही है कांग्रेस? मलिक साहब, पार्टी कभी भी संवाद से पीछे नहीं हटती है। हमारे नेता 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, केवल जनता से संवाद के लिए पैदल चले हैं। और ये काशी वही काशी है जिसमें प्रधानमंत्री ने वादा किया था इसको क्योटो बना दूंगा मैं। क्योटो को तो पता नहीं, लेकिन वहां पे सीवर सिस्टम भी नहीं लग पाया है। ये दुर्भाग्य है काशी का। दूसरी बात मैं बता दूं आपको लवली जी, ये 400 पार का नारा कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार, और जनता कह रही है भाजपा तड़ी पार, भाजपा तड़ी पार, भाजपा तड़ी पार। इनकी 150 सीट आने वाली नहीं है। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और जिस तरीके से भाजपा के नेताओं के चेहरे मुरझा गए हैं, उसी तरीके से कमल का फूल भी मुरझा गया है। 6ठे और 7वें चरण तक देखिएगा आप, ये फूल जो है कमल का, ये सूख जाएगा और भाजपा के नेता देश छोड़ के भाग जाएंगे। तो इनके पास ना मुद्दे हैं, ना चुनाव के इनकी कोई रणनीति है, केवल इनका जो प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने की मशीन है वही काम कर रही है। कुछ ही दिन पहले राहुल जी ने कहा था कि मोदी जी के आंसू निकलने वाले हैं। आज काशी ने देख लिया, वहां प्रधानमंत्री जी ने रोना शुरू कर दिया। पहले वो पाकिस्तान लाए थे, फिर मुस्लिम लीग लाए थे, फिर हिंदू मुसलमान लाए थे, सब फेल हो गया। आज रोना शुरू कर दिया। आगे आगे देखिए होता है क्या, बहुत मजा आ रहा है। भाजपा की हार दिख रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। 15 अगस्त से देश में जो बेरोजगारी फैलाई है। मलिक साहब, एक बात का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। अगर यात्रा में इतना दम था तो फिर वायनाड छोड़कर अमेठी क्यों नहीं आए? अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों चले गए, या वायनाड में ही क्यों नहीं रुके? ये तो कहीं ना कहीं से सवाल खड़ा करेगा ना। यात्रा में अगर दम था तो फिर बदलाव क्यों करना पड़ा? मलिक साहब, मोदी जी भी 2-2 सीट पे चुनाव लड़ चुके हैं। ये तो हमारी पार्टी तय करेगी हम कहां से लड़ेंगे, क्या कहां से नहीं लड़ेंगे। भाजपा के लोग तय नहीं करेंगे हम कहां से लड़ेंगे, कहां से नहीं लड़ेंगे। नहीं, ये भाजपा का सवाल नहीं है, ये भाजपा का सवाल नहीं है, ये सवाल मेरा है। और मेरा सवाल जो है वो देश का सवाल है। देश आपसे ये पूछ रहा है। इस बात की चर्चा तो चारों तरफ हो रही है कि भाई आप न्याय यात्रा की बात करते हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, तो फिर वो जगह क्यों छोड़ देते हैं जो आपकी अपनी थी? प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि रायबरेली या अमेठी से हमारा सियासी रिश्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो चुनावों में ही नजर आया जाता है। तो फिर कौन सा रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या नाम देंगे इसे? इस रिश्ते का नाम है जनबंधन। ये जन के साथ बंधन किया है कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया की अलायंस की पार्टियों ने। हमारा गठबंधन नहीं हुआ है, हमारा जनबंधन हुआ है। शाही साहब जल्दी से आंसर दे दीजिए। गठबंधन नहीं है, ये जनबंधन है। जनबंधन है ये। ठीक है, शाही साहब जवाब दे रहे हैं, काउंटर आंसर दीजिए जल्दी से, फिर मैं अशोक जी के पास आती हूँ। गठबंधन नहीं, जनबंधन है। होता आज क्यों ये हिलना है, ये लोग हिल रहे हैं पूरे। मैंने पहले भी कहा कि इस बार जो अंडर करंट है, उस अंडर करंट से भाई देखिए, जावेद साहब का तो उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं, 2% वोट बचा हुआ है, वो भी अशोक जी की कृपा से। अब पता नहीं इस बार वो 2% वोट भी रहेगा या नहीं रहेगा। राहुल गांधी जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, 4 लाख 5 लाख से ऊपर से जीतती आई थी 80% वोट पाकर, और आज 55% वोट पाकर जीती थी सोनिया जी। तो 80 से 55 तक का डिक्रीज जो हो रहा है, जो लैंड कर रहे हैं, राहुल जी हारने वाले हैं। 1,67,000 से दिनेश सिंह जी हारे थे सोनिया जी से, इतना बड़ा नाम है। तो अब राहुल गांधी जी तो मान लीजिए खत्म है वहां से। पूरे उत्तर प्रदेश की बात है, अशोक जी इनको थोड़ा सा सहारा दिए हुए हैं। नहीं तो जैसे 17 में ये लोगों ने गठबंधन किया और 15 दिन के बाद एक दूसरे की कमी निकालने लगे, उनका वोट हमारे में ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारा उनके में हो गया, करना गलती थी। लेकिन 2 लड़के आए हैं, अब पता नहीं, अब शायद बयस हो गए हो, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है जनता को। जनता को दिखना चाहिए अशोक जी, जनता को दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपने सहारा दे दिया था कांग्रेस को, तो चलिए थोड़ा सा हो गया, 1 सीट मिल गई। लेकिन इस बार सहारा में तो ये कहा जा रहा है कि बेसहारा समाजवादी पार्टी खुद हो रही है। काशी क्योटो बन गया, ये सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से। उन्होंने पूछा ये सवाल बीजेपी से। काशी में बदलाव तो नजर आता है। आप खुद काशी गए या नहीं गए अशोक जी? देखिए, मेरा घर काशी के बगल में ही है, 100 किलोमीटर की दूरी पे। मैं बहुत बार काशी गया हूँ। तो बदलाव महसूस करते हैं आप? बता रहा हूँ। देखिए, पहली बार जब माननीय मोदी जी गए थे काशी में, तो आपको याद होगा उन्होंने माँ गंगा से, देशवासियों से तो जो वादा उन्होंने किया, वो वादा खिलाफी किया उन्होंने। रोजगार की बात, महंगाई की बात, जो भी बातें उन्होंने किया था, वो तो वादा खिलाफी जनता के साथ किया। माँ गंगा से भी उन्होंने वादा किया था, और क्या कहा था, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। अब वो वादा कब पूरा करेंगे साहब? तीसरे टर्म में आज उनका नॉमिनेशन हुआ,
और अभी तक माँ गंगा की जो दुर्दशा है वैसे ही है। अभी तक बिना एसटीपी किए हुए सीवेज का पानी गंगा जी में गिर रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, वहां की रिपोर्ट कर रही है। तो माँ गंगा के साथ वो न्याय कब करेंगे? काशी को क्योटो कब बनाएंगे? जब वो अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वादे किए हैं उस वादे को नहीं पूरा कर पाए, माँ गंगा के से किए गए वादे नहीं पूरा कर पाए। आपने रोड शो देखा था? कल का रोड शो तस्वीरों में तो देखा ही होगा ना सर? बिल्कुल, हम देखिए लोगों की ऐसा खुद है। की वहां मौजूदगी थी। मैं फिर कह रही हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं देश का सवाल आप लोगों के बीच रखती हूँ। हमारे खुद के संवाददाता वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि इतना बदलाव मैंने नहीं देखा। वो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं और वो लखनऊ से काशी गए हुए थे। मैं अब से कुछ महीने पहले ही काशी होकर आई हूँ, मैं प्रयागराज से आती हूँ, मैंने वो बदलाव महसूस किया है। 10 सालों में हम नहीं 10 सालों में वहां पर काम दिखा है। और आपने कहा कि रोजगार नहीं हुआ। जब कल के लोगों से बात की जा रही थी, उन्होंने कहा कि काशी आकर प्रधानमंत्री जो हमारे सांसद हैं वो केवल हमारे सांसद नहीं रहे, वो हमारे घर का हिस्सा बन गए, वो परिवार का हिस्सा बन गए। 10 सालों में 50 से ज्यादा बार वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। आप मुझे बता सकते हैं? ऐसा है, मैं बता रहा हूँ जी। देखिए, कहावत है कबीरदास की का दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। आप 100 बार आइए, लेकिन आपके आने से फायदा क्या है? क्या आपके आने से काशी का जो आम जनमानस है उसके जीवन स्तर में कोई सुधार हुआ? क्या उनके आर्थिक सहयोग किसी तरह का उनके रोजगार के माध्यम से या उनके महंगाई कम करने के माध्यम से या किसी माध्यम से उनके जीवन में कोई आर्थिक सुधार हुआ? नहीं हुआ। देखिए, दूसरी बात, आपने कहा बड़े रौला था, बड़ी भीड़ थी, इतना भीड़ कभी नहीं देखे गया। देखिए, ऐसा है कि संपत सरल जी की एक रचना है, उस रचना का नाम है तमाशेबाज राजा। तो उस रचना का ही एक लाइन है कि राजा छटा हुआ तमाशेबाज था और राजा अपने प्रजा के मनोविज्ञान से भली भांति परिचित था कि चाहे अमीर हो जनता, चाहे गरीब हो जनता, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सभी लोग को तमाशा घूस के देखते हैं। तो ये सारी चीजें तमाशेबाजी का एक पराकाष्ठा है। इवेंट मैनेजमेंट के फिलिप कोटलर हैं वो साहब आज के। तो ये सारी चीजें तमाशेबाजी से देखिए वोट नहीं मिलता है। जनता ने 10 साल तमाशा के अलावा कुछ देखा नहीं। आप बताइए, अभी हमारे शाही, ठीक है, 10 साल तमाशे के अलावा कुछ नहीं देखा। हाँ ठीक है, 10 सेकंड में पूरा कर लीजिए सर, पूरा कर लीजिए। देखिए, अभी शाही जी कह रहे थे कि भगवान का दर्जा देते हैं लोग। अरे भैया, भगवान का फोटो नहीं हटाया जाता है शाही साहब, लेकिन एक कोविड वैक्सीन के कार्ड से फोटो क्यों हटा दिया गया आप लोगों ने? क्यों हटा दिया? जल्दी से 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए, काउंटर आंसर, फिर ब्रेक लूंगी मैं। लावणी जी, देखिए ऐसा है कि जितनी दूर आप प्रयाग से हैं उतनी दूर अशोक जी वहां से वाराणसी से। लेकिन पहले जब जाते थे ना वाराणसी से, तो उनको लहरतारा की गलियां दिखाई देती थी, रोड नहीं दिखाई देता था। बाबतपुर से उनको जब जाना पड़ता था तो सकरी रोड दिखाई देती थी। आज जो है 4 लेन, रिंग रोड नहीं था, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर नहीं था, इंटरनेशनल स्तर का जो है पार्किंग नहीं बना हुआ था, गंगा में क्रूज नहीं चलता था। आज सभी चीजें हैं, लेकिन अशोक जी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव ने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि इनका शहर आजमगढ़ है, और आजमगढ़ में नहीं किया, इसलिए वहां से जनता ने निरहुआ जी को जिता लिया। अब ये लगे हुए हैं दोबारा जिताने पर अपनी पार्टी को, लेकिन वो संभव नहीं है। तो ये जब विकास नहीं दिखता है, हाँ विकास हुआ है, मैं बताना चाहता हूं, सैफई में हुआ था, जहां पर एरो स्ट्रिप बनी थी, एयरपोर्ट नहीं बना था, वहां पर जहाज नहीं उतरता है, वहां पर माननीय मुलायम सिंह जी परिवार का प्राइवेट प्लेन उतरता है, जनता के लिए नहीं है। महत्वपूर्ण यही है कि जब मोदी की गारंटी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, संकल्प पत्र में भी बीजेपी की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी, और मोदी बार बार कह रहे हैं कि जो मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं। इस गारंटी का ही आधार वाराणसी को बनाया गया, और वाराणसी में 10 सालों के विकास के आधार पर आज जब तीसरी बार नामांकन हुआ है तो ये कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार, इसीलिए क्योंकि विकास की गाथा यहां से शुरू हुई है। असर कितना है, कितना होगा और ज्यादा, ये सब कुछ समझेंगे। अतिथियों के पास फिर से लौटेंगे, लेकिन यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो
तो जारी है रण क्षेत्र। काशी में तीसरी बार अब की बार 400 पार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि काशी में एक भव्य नामांकन की प्रक्रिया वो शुरू हुई। इस प्रक्रिया के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि ये तो जीत की प्रक्रिया की शुरुआत है, ये पहली सीढ़ी है। नतीजे जब 4 जून को आएंगे तो विपक्ष पूरी तरह से साफ नजर आएगा। वहीं विपक्ष है जो ये कह रहा है कि ये गलतफहमी अच्छी है, पाल कर रखिए, जब रिजल्ट आएगा तो सच्चाई देखने के बाद पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, सुरेंद्र स्वामी जी मैं आपके पास आ रही हूँ, महत्वपूर्ण ये है कि आज जब प्रधानमंत्री का नामांकन हो रहा था, इसके बाद कल का भव्य रोड शो, हम और आप लगातार बने हुए थे उस रोड शो पर, आपका आकलन भी मैं सुन रही थी। लोगों ने आज जो प्रतिक्रिया दिया, आप सोशल मीडिया पर देखिए, लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर के बाद अगर किसी ने काशी को समझा है, काशी के लिए सोचा है, तो वो मोदी हैं। ये जो कंपैरिजन है अपने आप में बहुत बड़ा कंपैरिजन है। ये बात शायद कांग्रेस या सपा नहीं समझ पाएगी। देखिए ऐसा है लावनी जी, ऐसा है कि काशी में विकास नहीं हुआ है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो उन लोगों से पूछिए जो वहाँ रहते हैं, जो वहाँ 20 साल पहले जाते थे, 10 साल पहले जाते थे, अब जाते थे, तो उनको अंतर समझ में आएगा। काशी में सबसे बड़ा जो विकास हुआ है, जिसको मैं काशी की जनता को डायरेक्ट गिफ्ट मानता हूँ, वो है विश्वनाथ कॉरिडोर। कॉरिडोर बनने के बाद पिछले 2 सालों में 15 करोड़ से अधिक धार्मिक यात्री काशी में जा चुका है। अब आप सोचिए कि अगर किसी छोटे से शहर में जहां पहले 2-3 करोड़ पर्यटक आते थे, अगर वहां 15 करोड़ पर्यटक पहुंच रहे हैं, तो वहां किसको फायदा हो रहा है? वो फायदा काशी के लोगों को हो रहा है। और इसीलिए काशी के लोग खुश हैं कि उनके आय के साधन बढ़ रहे हैं, उनको अच्छी सड़कें मिल रही हैं, उनकी जो बिजली की तार लाइनें थी वो अंडरग्राउंड का काम चल रहा है, एयरपोर्ट से आने जाने की सुविधा बढ़ी है, कन्वेंशन सेंटर्स वहाँ पे बन रहे हैं, BHU में कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। तो इतनी सारे काम वहाँ पे हुए हैं। लेकिन हमेशा यही कि भाई क्या काम हुआ है, क्योंकि विपक्ष का काम है ये बोलना, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि वहाँ क्या हुआ है, लेकिन जनता बोलेगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2017 में जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे असेंबली का, तो उस समय इनके यही सब प्रवक्ता आया करते थे। उस समय जो प्रवक्ता थे उनमें घनश्याम तिवारी होते थे, आपके इनके एक मिनिस्टर होते थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। तो उस समय एक मुद्दा चला हुआ था कि भाई ये शमशान और कब्रिस्तान का, और एक जो स्कूटी देने वाली बात चल रही थी। तो सब प्रवक्ता आके कहते थे सपा के कि नहीं हम कोई भेदभाव नहीं करते, हम कोई भेदभाव नहीं करते। तब भी मैंने उनको यही कहा करता था कि देखिए हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन वोट जो है वो गांव में पड़ता है, पोलिंग बूथ पर पड़ता है, गांव की जनता जो वहाँ का वोटर है वो देता है। आप यहाँ के बोलिए हम कुछ नहीं भेदभाव करते हैं, अगर आपने नहीं किया है आप जीतेंगे, लेकिन अगर आपने किया है तो आप नहीं जीतेंगे। तो वही बात अब है, ये पिछले जब से 17 से लेकर आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में विपक्ष उस बात को अनदेखी करता है और उसकी कोई तोड़ नहीं निकाल पाया। और इसी का नतीजा है कि यहाँ बोलेंगे साहब 10 साल में क्या विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और हर बार जनता कहेगी नहीं साहब बहुत विकास हुआ है, तो वो उनको वोट देगी। ठीक है, दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं इसलिए आपके पास आ रही हूँ क्योंकि देखिए कांग्रेस के पास पाने के लिए बहुत कुछ अगर कहा जाए, इसके लिए जरूरी था कि वो जमीन तैयार हो, लेकिन जमीन में सबसे ज्यादा तैयारी की जो बात कहना चाहिए वो समाजवादी पार्टी वो तैयार करके वो सारा मटेरियल एक तरह से कांग्रेस को दे रही है। इसलिए पूछा सबसे पहले समाजवादी पार्टी से जाएगा कि आखिर जिस दावे को आप खोखला कह रहे हैं उस दावे का उदाहरण एक नहीं कई है। समाजवादी पार्टी जिस समाजवाद की बात कर रही है, क्या वो समाजवाद लोग समझ पाए हैं? वो आपको किस आधार पर, किस विश्वसनीयता के आधार पर चुन ले? क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा गठबंधन है जिसमें ये भी क्लैरिटी नहीं है कि नेता कौन होगा, देश को संभालेगा कौन। ये किसी शहर की बात नहीं हो रही है, ये राज्य की बात नहीं हो रही है, देश की बात हो रही है। अशोक जी, आपने कई सवाल आपने पूछा। जो पहला आपने सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कोई क्यों चुने, आपको याद होगा 2012 से 17 तक हमारी सरकार थी और उस सरकार में हमने उत्तर प्रदेश को न्यूयॉर्क और सिंगापुर पुलिसिंग के तर्ज पे वर्ल्ड की बेस्ट पुलिस सर्विस देने का काम किया। हमने डायल 100 जैसे हमने एम्बुलेंस दिया, 102 108 एम्बुलेंस दिया। हमने उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा जैसे वर्ल्ड लेवल का एक्सप्रेस वे दिया।
लेकिन इन्होंने क्या दिया? इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवाया, आपको पता है पहली बरसात नहीं झेल पाया। इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया, जैसे मिस्टर इंडिया में। सर अगर ऐसा होता तो 2022 में फिर जनता उन्हें चुनती ही नहीं। 2017 के बाद 2022 भी आया था ना भाई, इन्होंने काम कुछ नहीं किया, लेकिन 2022 में भी ये चुने गए। और आपकी क्या हालत थी आप भी जानते हैं, कांग्रेस की क्या हालत थी वो भी आप जानते हैं। रावनी जी, अभी आपने अपने बयान में कई बार बोला मोदी की गारंटी, तो इसी गारंटी की झांसे में लोग आ गए थे, इसी गारंटी की झांसे में आ गए थे। नहीं तो विकास हमने बहुत किया था। और उस झांसे में जो गारंटी की झांसा था, आपको ज्यादा दिन पीछे नहीं ले जाऊंगा मैं, जो 70,000 करोड़ वाला आरोपी है महाराष्ट्र का अजीत पवार, उसके बारे में मोदी जी ने क्या कहा था? अगर कोई मंत्री कहता, छोटा नेता कहता, तो लोग नहीं इतना टिप्पणी करते। स्वयं माननीय मोदी जी ने कहा था 70,000 करोड़ के आरोपी को जेल में डालने की मोदी गारंटी देता है। और उसका जो है चार्जशीट में से सॉरी उसका क्लोजर रिपोर्ट लग गई अजीत पवार की, अजीत पवार की क्लोजर रिपोर्ट लग गई। ये गारंटी मोदी गारंटी की हवा खुद वही साहब निकाल रहे हैं। ठीक है अश्विनी शाही जी, काउंटर आंसर जल्दी से। जी, अजीत पवार की पत्नी पर लगा है, अजीत पवार पर अभी भी केस चल रहा है, पहली चीज। दूसरा, इन्होंने जो कहा कि एम्बुलेंस हमने दिया, एम्बुलेंस खरीद तो कर लिया, घोटाला हुआ होगा, ड्राइवर नहीं दिया, उसका चलाएगा कौन? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। 112 का बिल्डिंग बनवा दिया। अरे भाई 100 तो पहले से था, डायल 100 तो पूरे देश में पहले से था, बिल्डिंग बनवा दिया। एक मुख्यमंत्री रहते वो भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो कुछ लूटने का, जैसे आपने जो है नदी के किनारा बनवाया, करोड़ों रुपए का घोटाला, सीबीआई जांच कर रही है उसकी। तो घोटाला करने के लिए कुछ बनाना पड़ता है, तो इसलिए इन्होंने बनवाया था, वो सब काम किया था इन लोगों ने, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा काम किया। मैं यही 2 सवाल पूछना चाहता हूं। जो अभी स्वामी जी ने कहा, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए 10 सेकंड लूंगा। स्वामी जी ने अच्छा कहा कि वहां का पर्यटन का विकास हुआ, और उत्तर प्रदेश में काशी और अयोध्या से लगभग 25 से 30 हजार करोड़ का एक रखा गया है कि इससे उत्तर प्रदेश को राजस्व की प्राप्ति होगी। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सैफई का विकास किया। सैफई से कितने हजार करोड़ का, वहां से कितने 100 लाख करोड़ का वहां से आमदनी हो रही है, ये जरा बताने का काम करें। ये नहीं है, कहीं बताएंगे नहीं किया। आज हमने देश का विकास किया, हमने प्रदेश का विकास किया। नहीं, आपने 2 लाख से कम नौकरी भी दी थी, 2 लाख पूरी नौकरी नहीं दी थी अशोक भाई। 12 से 17 के 22 लोगों का विकास किया है, सबसे अच्छी 22 लोगों का, जिनका 16 लाख करोड़ का ऋण आपने माफ किया। दो जो है देश में 22 लोगों का आपने विकास किया। उस मायावती जी से 22 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ का ऋण आपने माफ किया, इसके अलावा कोई विकास नहीं किया। और उसके बाद को आपने टॉप 10 की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंचा दिया, उसका विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सारे जिला मुख्यालयों में 3 स्टार ऑफिसर्स बन गए, ये विकास आपने किया है, मैं मान रहा हूं। विकास नहीं हुआ, जनता को तो आपने 5 किलो राशन पिला दिया। नहीं, एक चीज जरा मुझे एक चीज अशोक जी समझा दीजिए, फिर मैं अश्विनी जी आपके पास आऊंगी। अभी मलिक जावेद साहब भी हमारे साथ हैं। अशोक जी एक चीज समझा दीजिए, विपक्ष लगातार एक जो परसेप्शन बनाने का प्रयास करता है, ये परसेप्शन 2019 में भी बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन क्या हुआ? क्लैरिटी नहीं थी। आज भी मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, अगर देश आपको चुनता है तो प्रधानमंत्री कौन होगा, वो विकल्प क्या होगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। उनके पास तो एक चेहरा है और उसी चेहरे के दम पर वो गारंटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष के पास क्या है, कौन होगा प्रधानमंत्री? लावनी जी, ये सवाल बहुत अच्छा आपने कहा। हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन में जो भी प्रधानमंत्री का पद का दावेदार होगा या जो भी चेहरा होगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, इसकी गारंटी मेरी है, मेरी गारंटी है, मेरी पार्टी गारंटी है। कम से कम वो इस देश में धार्मिक आधार पर नफरत नहीं बरतेगा। चेहरा कौन होगा यही बताइए ना, इसको तो तय करिए। मैं बता रहा हूँ, कम से कम उसकी डिग्री के ऊपर संदेह नहीं होगा, उसकी डिग्री मांगने पर 25,000 रुपए का जुर्माना नहीं लगेगा। सर ये गोल जलेबी मत बनाइए, नहीं, क्वालिटी वाला मैंने पूछा चेहरा कौन होगा, ये इस पर तो आप बहुत बड़ा निबंध लिख लेंगे कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। अरे लेकिन होगा कौन, सवाल ये है। इसीलिए तो बीजेपी को एज मिल रहा है। आप विश्वसनीयता नहीं बना पा रहे हैं जनता के बीच में, और यही चूक हो रही है। मैं जल्दी से मलिक साहब का एक कॉमेंट लेना जरूरी समझती हूँ, आपके ही गठबंधन में जुड़े हुए हैं, इसीलिए मलिक साहब, चेहरा कौन होगा, विश्वसनीयता जिस पर हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। चलिए कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, जरा क्लोज कर दीजिए मलिक साहब को। ये संविधान के हत्यारे संविधान लेकर घूम रहे हैं। आप संविधान को लेकर अगर आप दिखा रहे हैं ना मलिक साहब, आपके ही दक्षिण गोवा के जो कैंडिडेट हैं, उनको गोवा के लिए अलग संविधान चाहिए था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपके ही कैंडिडेट थे दक्षिण गोवा से। डीके शिव कुमार को
जवाब तो बताइए मलिक साहब। हाँ बोल दीजिए, प्लीज बोल लीजिए, बोल लीजिए, बोल लीजिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये संविधान डिसाइड करेगा कौन प्रधानमंत्री होगा। और दूसरा, भाजपा के जो हमारे प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी, उनसे अच्छा एक गांव का सम्मानित प्रधान होगा। वो देश पे 205 लाख करोड़ का कर्ज नहीं करेगा, वो किसानों की आत्महत्याओं को जश्न नहीं मनाएगा, वो इस देश को 45 साल का बेरोजगारी रिकॉर्ड नहीं देगा। एक गांव का प्रधान भी होगा ना, वो भी मोदी जी से अच्छा काम करेगा। क्योंकि आज देश की हालत ये है कि देश का हर आदमी कर्ज में डुबो दिया। राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये बता दीजिए। राहुल गांधी को एक्सेप्ट करेगा इंडिया गठबंधन? ठीक है, ये इंडिया गठबंधन के लोग डिसाइड करेंगे कौन चेहरा होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा। बड़ी विडंबना है आप लोगों की। आप राष्ट्रीय पार्टी है, अब इसीलिए तो कहा जा रहा है कि आपके हाथों में अब कुछ नहीं बचा तो फिर उस हाथ का साथ लोग क्यों देंगे। देखिए यहीं से मामला फंस जाता है, इसलिए चूकिए मत। 20 सेकंड में जल्दी से, मैं जरा जल्दी से सुरेंद्र स्वामी जी समअप वाला एक कमेंट दे दीजिए। क्योंकि देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष का भी अपना अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो बार बार विपक्ष चूक जा रहा है, और उसी पॉइंट का एज भारतीय जनता पार्टी लेकर जाती है। जल्दी से सुरेंद्र नहीं, ये देखिए ये एज वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री ठीक है, कोई भी हो सकता है। हमेशा चुनाव में गठबंधन की सरकारों में जिसके ज्यादा लोग साथ देते हैं वो बनता है, इशू ये नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन चुनावों का सबसे बड़ी कमजोरी जो गठबंधन की है वो ये है कि आज मोदी जी का रोड शो देखा, रायबरेली वालों ने भी देखा होगा, रायबरेली वालों ने भी देखा होगा। वो सोच रहे होंगे 40 साल हमारे यहाँ पर नेहरू गांधी खानदान रहा और हम। देखिए ये एक अंतर है, बड़ी बात कही है, यही अंतर समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहती हूँ, समय की कुछ सीमाएं हैं इसलिए आप लोगों को रोक रही हूँ, लेकिन ये चर्चा तो चलती रहेगी। अभी 4 जून तक इसी पर चर्चा होनी है। काशी में तीसरी बार है, बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। अब धरातल पर कितना दम नजर आएगा ये इंतजार करते हैं 4 जून का। लेकिन उससे पहले जिस तरह से विपक्ष दम भर रहा है, दम में जरूरी है कि वो विश्वसनीयता, वो विश्वास भी बरकरार रखे जो इस जीत का आधार बनेगी। थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। मोदी ही आपका एमपी है, मोदी ही आपका पीएम है।